वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुई थी। साद अभी तक सो रहा था। शुक्र था कि कोई उठा नहीं था। एहतियात से पर्स और रिपोर्ट्स अलमारी में रखती, वो सोफे पे बैठ ही गई थी। आंखों से आंसू बेसाख्ता निकले थे। जो आज हुआ था वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसे साद से बेपनाह नफरत हो रही थी। आज वो डॉक्टर के सामने और फिर हारिस के सामने जिस कदर शर्मिंदा हुई थी, वो मर जाना चाहती थी। लेकिन ये भी कहाँ आसान था। साद ऐसा क्यों था आखिर? वो फिर से माजी के स्याह और आग में गुम हो गई थी। बाबा की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया था। लेकिन अब वो हर वक्त उसकी शादी के लिए परेशान रहा करते थे। दानियाल भाई ने भी बहुत से रिश्ते बताए थे, लेकिन बाबा उसके लिए कोई उस जैसा अच्छा और मुखलिस इंसान ढूंढना चाहते थे। बाबा क्या बात है आखिर, आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? हर वक्त अक्सर जब भी वो उन्हें कहीं गुम होता देखती तो पूछती। मैं चाहता हूँ अपने जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूं। तो एक लंबी सांस लेते कहते, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? वो परेशान सी पूछती। इस दुनिया से जाना ही तो है एक दिन, तो अभी से तैयारी क्यों ना की जाए? दानियाल की मुझे फिक्र नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारी भी फिक्र ना रहे। वो उसे प्यार करते हुए बोलते तो वो परेशान हो जाती। दानियाल बाई की अम्मी के जाने के बाद बाबा ने दूसरी शादी हुसन आरा से की तो सबने एतराज उठाया, क्योंकि वे एक मॉडल थी जो बाबा को पसंद आ गई। जिरगा बैठा कि ये निकाह जायज नहीं। खानदान के रिवायत के मुताबिक एक ऐसी औरत से निकाह नहीं कर सकता सरदार। लेकिन बाबा ने अपने गांव ही छोड़ दिया और सबको लेकर पेशावर आ बसे। यही कारोबार का आगाज किया जो देखते ही देखते परवान चढ़ा। दानियाल भाई तब मैट्रिक में थे। सबकी देखा देखी दानियाल ने भी कभी उन्हें मां नहीं समझा, न कभी उनसे बिला जरूरत बात की। हुसन आरा ने एक बेटी को जन्म दिया तो जहां असफंद यूसुफ बेटी पाके नहाल हो गए, वहीं 15 साला दानियाल को वो रुई जैसे गालों वाली गुड़िया सख्त जहर लगा करती थी। ऊपर से हुसन आरा ने उसका नाम गजल रखा। पठान में ऐसे नाम पसंद नहीं किए जाते, लेकिन असफंद यूसुफ खान ने इस बार भी अपनी मर्जी के मुताबिक उसका नाम गजल यूसुफ खान ही रखा। लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि हुसन आरा का साथ असफंद यूसुफ खान को रास नहीं आया और महज 4 साल की रफाकत के बाद ही वो 3 साला गजल को छोड़कर चल बसी। उनके जाने के बाद असफंद यूसुफ की तबीयत काफी सख्त हो गई। वजह दानियाल यूसुफ खान का घर छोड़कर जाना था। वो गजल पे बेजा सख्ती करने लगे। उन्हें डर था कहीं वो भी उन्हें छोड़कर न चली जाए। दानियाल भाई की शादी मर्दान की गई थी। बाबा अपने खानदान से ताल्लुक अच्छे करना चाहते थे और इसकी शर्त यही थी। दानियाल भाई पहले तो बहुत लड़े, बाबा के आगे उनकी एक ना चली तो मजबूरन वो शादी करके जरमीना खान को पेशावर ले आए। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद जरमीना खान जानबूझकर 13 साला गजल को तंग करती। उसे गजल एक आंख नहीं बाती थी। वो तो शायद मर्दान में किसी को पसंद नहीं थी। वजह उसकी माँ। बाबा को जब से ये सब पता चला था उन्होंने दानियाल भाई को समझाना चाहा, लेकिन वो हत्थे से ही उखड़ गए। इस तरह वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहीं उनके बच्चे हुए। कभी साल में एक दो बार वो आते भी तो कभी गजल को मुखातिब करना जरूरी न समझते। वो जब भी आते बाबा को बिजनेस ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने को कहते। बाबा के मना करने पर हर बार नतीजा झगड़े में ही आता। अब तो बाबा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। दानियाल भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां गुले राना और गुलरेज खान और एक बेटा शाहजेब खान। बेटा अभी छोटा था। तीनों बच्चों की तरबियत में जरमीना खान ने गजल से नफरत ही डाली थी। जब भी पाकिस्तान आते उससे ऐसे बर्ताव करते जैसे वो कोई अछूत हो। ये सब देखकर बाबा अब हकीकत में परेशान रहा करते थे। वो अक्सर कहते, गजल ये घर में तुम्हारे नाम कर दो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। बाबा मुझे क्या करना है ये सब, मुझे बस आप चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है, वो मासूमाना अंदाज में कहती। हीरा की शादी पे वो बाबा की इजाजत से एक हफ्ता पहले हीरा के घर चली गई, क्योंकि घर दानियाल भाई की फैमिली आई हुई थी। बाबा की तबीयत खराब होने के बाद वो सारी फैमिली पाकिस्तान आए थे। उसका घर रहना अजाब बना हुआ था। सारे घर जो जरमीना खान ने संभाला रखा था, किचन तक में वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी।
वो जो पहले बाबा के साथ घंटों गुजारा करती, अब हर वक्त कोई ना कोई उनके साथ मौजूद होता। हीरा की शादी के फंक्शन एक हफ्ता पहले ही शुरू हो चुके थे। वो ढेर सारी शॉपिंग करती। हीरा 4 बहन भाई थे। उनके 2 भाई थे। बड़े भाई शादी कर चुके थे और छोटा भाई जो कि एयरफोर्स में था। हीरा के बाबा और उसका बड़ा भाई बिजनेस संभालते थे। हीरा की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वो अपने बच्चों के साथ आई थी। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और हर वक्त हीरा और वो आपस में बातें करती। गजल का यहाँ आकर वक्त बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा था। हर दिन वो ड्राइवर के साथ बाजारों का चक्कर लगाती। सुनो, उस साथ का क्या चक्कर है? वो क्या अभी भी तुम्हें तंग करता है? हीरा को पता था साद उसे कितनी बार मिन्नतें कर चुका था शादी की। वो दोनों इस वक्त टेरेस पे खड़ी थी। जब हीरा उसकी तरफ देखती बोली, गहरे नीले कामदार फ्रॉक में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कितनी देर हीरा उसे देखती रही। वो तंग नहीं करता, मोहब्बत करता है। गजल उसकी तस्दीक करती बोली, यार तुम क्या अंधी हो गई हो? उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम उसे। वो चुप हो गई क्योंकि गजल के तासुरात बदल गए थे। उसे साथ अच्छा नहीं लगा था कभी भी। वो शादी करना चाहता है मुझसे। 4 साल से वो मेरे पीछे खवार हो रहा है। कोई भी आज के दौर में इतनी पाक मोहब्बत नहीं करता हीरा। हाँ, पाक मोहब्बत। हीरा उसकी बात सुनकर आहिस्ता से बोली थी। उसे तो मैसर नहीं आ सकी इसलिए पाक मोहब्बत है, वरना। यही तो, मैंने उसे कितना जलील किया, कितना खवार किया। उसे तो मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी पहले जैसा है, बल्कि उसकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा हो गई है। गजल शायद फैसला कर ही चुकी थी। वो एक जुनूनी शख्स है यार। ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है गजल। प्लीज, तुम्हें लड़कों की कोई कमी थोड़ी है। यार गजल, तुम इतनी प्यारी हो। अम्मी मुझसे कई बार कह चुकी हैं कि अगर गजल का कहीं रिश्ता नहीं हुआ तो वो उमैर का रिश्ता तुम्हारे घर लेकर जाएं। अगर तुम मान जाओ यार तो बहुत मजा आएगा। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? मेरा भाई इतना हैंडसम है। ये अलग बात है उनको छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए अभी तक तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यार तुमने उसे तस्वीरों में तो देखा है ना, कितना हैंडसम है मेरा भाई। हिरा उसके घूरने का असर लिए बगैर कह रही थी, कसम से मान जाओ, सूरज चांद की जोड़ी लगेगी। मेरे जैसी नंद कहाँ मिलेगी तुम्हें, बताओ। हिरा उसके गले लगते कह रही थी, पीछे हटो तुम, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो भी मसनूई खफगी से बोली थी। वो दोनों एक दूसरे को तंग करती, एक दूसरे के आगे पीछे भागती लॉन में चली गई थी। तुम रुको, बताती हूँ मैं तुम्हें। गजर हंसते हुए उसके पीछे भागती से कह रही थी, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। हीरा भी हंसते हुए उसे चढ़ा रही थी। वो जो उसके पीछे भाग रही थी कि अचानक किसी सख्त चीज से टकराई और नीचे सर पकड़कर बैठ गई। आह, मेरा सर, पता नहीं क्या था, लेकिन उसकी पेशानी और नाक पे अच्छा खासा दर्द हो रहा था। आप ठीक हैं? कोई शनासा आवाज के साथ किसी की चौड़ी हथेली उसके सामने थी। एक पल को उसकी नजरें सामने किसी के जूतों पे गईं। वो बिल्कुल जूतों के साथ वाले के पैरों में बैठी थी। उसकी नजरें सामने वाले के हाथ से होती उसके चेहरे पे जाके ठहर गई थी। वो वही था, हारिस दयाल। उसके हाथ ना पकड़ने पर वो खुद ही उसका हाथ पकड़ता उसे खड़ा कर चुका था। आई एम सॉरी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। वो मुस्कुराकर कह रहा था, हालांकि टकराने वाली गजल थी। आप? वो उसे देखते ही उलझी सी बोली, जी मैं, आई एम डॉक्टर हॉरिस, नाइस टू मीट यू, मिस गजल यूसुफ। गहरे लहजे में मुस्कुराती आंखों से पता नहीं वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था या उसे ये जता रहा था कि वो उसे भूला नहीं है। बाई, वो हीरा की आवाज पे चौंकी थी। बाईं तरफ खड़े शख्स के गले लग चुकी थी वो। अब उसने देखा था सामने खड़ा शख्स क्लीन शेव, साफ रंगत का मालिक मुस्कुरा रहा था। वो 2 कदम पीछे होती अपने कपड़ों पे नजर ना आने वाली शिकनों को दूर करने लगी। उसकी नजरों से वो कंफ्यूज हो रही थी। बाई, ये है मेरी फ्रेंड गजल, जिसके बारे में आपको बताया था ना कि बहुत खूबसूरत है और अभी शादी भी नहीं हुई। और गजल, ये है मेरे भाई उमर। तुम्हें बताया था ना कि एयरफोर्स में होते हैं। देख लो कितने हैंडसम हैं। ये अभी तक सिंगल हैं। कहते हैं किसी बहुत खूबसूरत सी लड़की से शादी करेंगे। हीरा के इस तारफ पे अमेर जैसा शौक इंसान भी अच्छा खासा शर्मिंदा हो गया था। उसे हीरा पे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। ये कौन सा तरीका था तारुफ का?
حارث بھی عجیب نظروں سے کبھی عمیر کو دیکھتا تو کبھی غزل کو، اور غزل اس کا بس چلتا تو وہ ابھی اسی وقت ہیرا کا گلا گھونٹ دیتی۔ حارث کی چبھتی نظریں عمیر پر ہی تھیں۔ السلام علیکم بھائی، غزل جلدی سے کہتی اندر بھاگی تھی۔ یار کدھر جا رہی ہو، رکو۔ ہیرا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ کیا ایسا کچھ نہیں ہے یار، یہ تو بس ایسے ہی، حارث کے گھورنے پہ عمیر بولا تھا۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ میں تجھے پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں۔ یار مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، چل چھوڑ اب، میں ایسا ٹھڑکی بھی نہیں اب کہ بہن کی دوست کے ساتھ۔ عمیر سمجھ رہا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ حارث کبھی لڑکیوں کے معاملے میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ عمیر یہ لڑکی نہیں، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ایک پل کو تو عمیر بھی ڈر گیا تھا، یہ کیا وہی حارث تھا جو… یار وہ میری بابی ہے، آج سے خوش؟ عمیر ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا تھا، یہ آنکھیں، یہ لہجہ بتا رہا تھا وہ اس لڑکی کو دل دے چکا تھا۔ عمیر اسے اپنے ساتھ بہت مشکل سے منا کر لایا تھا۔ حارث نے کوئی شاپنگ تک نہیں کی تھی۔ اب اندر چلیں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے یار۔ عمیر اسے دہائی دیتا اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد گھر واپس آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن شام کو شاپنگ کرنے چلیں گے، حارث اسے کہہ رہا تھا۔ عمیر کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں کر یار، تیرے پاس تو کپڑے تھے نا۔ یار اگر تجھے واپس جانا ہے تو چلا جا، ہاسپٹل کیسے گزارا کرے گا تیرے بغیر؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ بکنا زیادہ، وہ چڑھتا بولا تھا۔ واہ واہ، مجھے منع کرتا تھا اور خود مجھ سے چھپا کر عشق فرمایا جا رہا ہے۔ تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، دھوکے باز۔ آئی ایم سوری، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کہے گئے حارث کے الفاظ بالکل اسی کی طرح نقل کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا جبکہ حارث مسکرا رہا تھا۔ یہ ملاقات اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہیرا کی مایوں تھی اور غزل کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ تلاش کر دیا تھا۔ ایک تو شادی کی تیاریوں کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ آئی ایم سوری یار، ہو سکتا ہے کام والی نے آگے پیچھے کر دیا ہے، یا پھر کہیں مجھ سے ہی ہو گیا ہو، ہیرا اسے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ غزل کا فراق اتنا قیمتی تھا اور اس کا دوپٹہ مل نہیں رہا تھا، آج وہ پہنے گی کیا؟ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ وہ تھکی ہاری بیٹھی تھی، فراق اسے بے حد پسند تھا۔ اچھا ایسا کرو بھائی عمیر کے ساتھ جاؤ اور نیا ڈریس لے آؤ، مجھے تو امی جانے نہیں دیں گی، ہیرا پرجوش سے کہہ رہی تھی۔ خبردار، اگر تم نے اب بھائی عمیر کا نام میرے سامنے لیا بھی تو… آج جتنا تم نے مجھے ذلیل کرنا تھا، اس کے بعد مجھ میں اور ذلیل ہونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ غزل اس کی بات سنتے ہی اسے بولی تھی، بس ہاتھ جوڑنے باقی تھے۔ اچھا یار، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، نہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ چلی جاؤ، لگ رہا ہے وہ تمہیں… وہ شیطانی ہنسی میں بولی تھی۔ مر جاؤ تم، بہت ہی گندا دماغ ہے تمہارا، بہت گندگی بری ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ انگیجڈ ہے، اسے بخش دو۔ غزل اسے تکیا مارتی بولی تھی۔ او یار، صرف انگیجڈ ہی تو ہے، اور وہ لڑکی خوبصورت تو بالکل بھی نہیں تم سے زیادہ۔ مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں آئی، میں ہوتی تو اسے کبھی پسند نہ کرتی۔ وہ اپنے خیالوں میں شاید اس لڑکی کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ کون سا تمہارے بھائی کی منگیتر ہے جو اس طرح نفرت انگیز لہجے میں شر پھیلا رہی ہو؟ اللہ معاف کرے تم جیسی نن سے، پتہ نہیں بیچارے اسد کی بہنوں کا تم کیا حال کرو گی۔ غزل مصنوعی انداز میں اسے چڑھا رہی تھی۔ میرے بھائی کی منگیتر، شکل دیکھی ہے اس نے؟ میرا بھائی اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا، وہ ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ توبہ ہے، خوبصورت تو وہ ہے ٹھیک ٹھاک، یہ الگ بات ہے تمہاری آنکھوں میں کچھ زیادہ ہی بخار چڑھا ہوا ہے۔ یہ جو تمہاری شکل چمک رہی ہے نا، یہ سب پارلر والی کا کمال ہے، بھولو مت۔ غزل اسے چڑھا رہی تھی۔ تم میری دوست ہو کیا؟ اس لڑکی کا تم جانتی ہو نہیں، لیکن صرف مجھے جلانے کی خاطر تم اسے پسند کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں رخصت ہونے والی ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ اور تم… ہیرا میں ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ غزل ایک لمبی سانس لیتی دروازے کے پاس گئی اور پھر اونچی آواز میں بولی، اسد بھائی آپ؟ ہیرا جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔
असद आप कब आए? वो एक अदा से बोली थी। वो नहीं आए, मैं ही हूँ। गजल उसके पीछे खड़ी हंसती हुई बोली थी। वो दोनों एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो इस वक्त शॉपिंग के लिए बाहर निकला था। उमैर उसके साथ आ रहा था। जब जब उसने उसे देखा, वो ड्राइवर को शॉपिंग मॉल जाने का कह रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा। सुनो, तुम्हें उमैर साहब ने बुलाया है। गाड़ी तैयार रखो, उन्हें किसी काम से तुम्हारे साथ जाना है। जी साहब, ड्राइवर बोलता पीछे हट गया था। शादी है ना, घर वालों को तो उनके ड्राइवर और गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना। अरे आप कहीं जा रही थी? मैंने आपको देखा नहीं, वो मासूमाना अंदाज में बोला था। जी, वो एक्चुअली मेरा ड्रेस खराब हो गया है तो वो हिचकिचाते हुए बोली थी। तो मैं आपको मॉल ले जाता हूँ। मैं खुद शॉपिंग करने जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था और वो उसके पीछे चल दी थी। अगर आज फंक्शन ना होता तो उसके साथ इस तरह ना जाती। चलो यार हारिस, चलते हैं मॉल। वो भी गाड़ी में बैठी ही थी कि उमैर आता बोला था। वो तुझे काम था ना ड्राइवर के साथ? वो सामने ड्राइवर इंतजार कर रहा है। हारिस जल्दी से बोला था। अरे हाँ, मुझे तो काम था ड्राइवर के साथ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आराम से जाना हारिस मेरे प्यारे भाई। उमैर उसे कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में बोला था। वो गाड़ी आगे बढ़ा गया था। जेर लब मुस्कुराहट लिए वो उस दुश्मने जान के साथ पहली बार ड्राइव कर रहा था। साहब चले, ड्राइवर उमैर को कहता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कहाँ जाना है? बेवकूफ, कहीं नहीं जाना। वो उसे कहता गाड़ी से उतर गया था। मॉल में वो दोनों पहले गजल के ड्रेस देने के लिए शॉप में गए। वो पीले और ग्रीन रंग की एक खूबसूरत सी फ्रॉक को पसंद कर रही थी, लेकिन हारिस की नजर सामने मौजूद गोल्डन और हल्के गुलाबी रंग के कामदार फ्रॉक पे गई। वो एक बहुत शानदार ड्रेस था। अगर गजल ये पहने तो उसके दिल ने एक ख्वाहिश की थी। आई डोंट थिंक आप जो येलो कलर पहनना चाह रही हैं, आई डोंट थिंक आपको येलो कलर पहनना चाहिए। आज के फंक्शन में ज्यादातर लोग येलो ही वियर करने वाले हैं। आई थिंक आपको कुछ और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। वो ड्रेस अच्छा रहेगा, आप पे ये अच्छा लगेगा। वो फ्रॉक की तरफ इशारा करता बोला था। फ्रॉक बहुत प्यारा था। गजल की नजरें भी ठहर गई थी। लेकिन ये यकीनन बहुत महंगा होगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक हफ्ते से वो शॉपिंग करके अच्छे खासे उड़ा चुकी थी और अब दानियाल भाई के होते हुए वो पैसे बाबा से और नहीं मांग सकती थी। नहीं, ये बहुत हैवी हो जाएगा। डांस वगैरह नहीं होगा और इसका गेयर भी बहुत ज्यादा है। वो उसे मना करती आगे बढ़ी ही थी कि वो उसका हाथ पकड़ता उसे रोक चुका था। गजल की धड़कनें एकदम बड़ी थी। इसे पैक कर दें, वो सेल्स गर्ल से कहता उसका हाथ पकड़े ही काउंटर पर गया था। देखिए, मुझे ये नहीं लेना है, वो अपना हाथ छुड़वाती बोली थी। 80,000 सर। सेल्स गर्ल की बात सुनते ही गजल के तो होश उड़ गए थे। वो उसकी बात अनसुनी करता कार्ड सेल्स गर्ल को दे चुका था। देखिए, पेमेंट मैं करती हूँ, वो फिर से बोली थी। वो उसका हाथ पकड़ता हील्स की शॉप में घुस गया था। दूसरे हाथ में उसने शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे और फिर जबरदस्ती उसे हील्स और ज्वेलरी दिलाता। तो वो उसकी तरफ मुड़ा तो वो गुस्से से लाल चेहरे के साथ बोली, देखिए ये गलत है। पैसे मुझे आप मुझे शॉपिंग करवा दें और पैसे वापस हो जाएंगे। वो उसकी बात काटता बोला था। जी, वो हैरान हुई थी। जल्दी करें, मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी है, वो कहता आगे बढ़ गया था। और फिर वो एक बार फिर काउंटर पे थे, लेकिन हारिस की शॉपिंग मुकम्मल होने के बावजूद बिल सिर्फ 20,000 रुपए था। आपने बहुत थोड़ी शॉपिंग की है। कुछ बैग्स मुझे दे दें, सारे आपने पकड़े हुए हैं। मुझे अजीब लग रहा है। वो उसके पीछे चलती हुई बोली थी। मैं इतनी ही शॉपिंग करता हूँ और अगर मेरे होते हुए भी बैग आपने पकड़ने हैं तो फिर लानत है मुझ पे। और ये इतने वजनी नहीं, मैं इन बैग के साथ 45 किलो का वजन और उठा सकता हूँ। वो उसकी तरफ देखता शरारती लहजे में बोला था। पहले तो वो उसकी बात का मतलब नहीं समझी। वो उसकी बात कर रहा था, उसकी स्मार्टनेस पे मजाक कर रहा था। लेकिन जब उसे समझ आया तो हारिस का जानदार कहकहा गूंजा था। उसने पहली बार उसे इस तरह हंसते हुए देखा था। कैफेटेरिया में वो आइसक्रीम खाती हुई भी सख्त खफा लग रही थी। इसका बिल मैं दूंगी, वो जल्दी से बोली थी।
अरे नहीं, क्या सोचेंगे सब कि मैंने एक लड़की को बिल पे करने दिया। इस बार मैं, फिर कभी आप कर दें। कोई कुछ क्यों सोचेगा, हम कौन सा डेट पे हैं। वो रवानी में बोल गई थी, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ था हारिस के लबों पे एक जानदार मुस्कुराहट आ चुकी थी। लेकिन हारिस के मना करने के बावजूद गजल ने आइसक्रीम का बिल दिया, और हारिस ने आइसक्रीम कप की तस्वीर बनाई तो वह हैरान हुई। पहली बार मुझे किसी लड़की ने आइसक्रीम खिलाई है, वो मुस्कुराता हुआ बोला था। ठड़की। वो मुंह में बोली थी, लेकिन वो सुन चुका था। एक जानदार कहकहा लगाता वो बोला था, मुझे पहली दफा किसी लड़की ने ठड़की कहा है, सुनकर अच्छा लगा। वो शर्मिंदा हो गई थी। आप मुझे अपना बैंक अकाउंट सेंड कर दें, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ओके, आपका व्हाट्सएप नंबर। वो अपने मोबाइल का कीपैड ओपन करता पूछ रहा था, और वो उसे नंबर लिखवा गई। वो जेरला मुस्कुरा दिया था। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा था। उसने हारिस का दिलाया हुआ ड्रेस ही पहना था। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वाह, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई। हिरा ने देखा तो वह कहे बगैर न रह सकी, और वो खामोश हो गई। अगर उसे बताती तो वो उसे हारिस के साथ सेट करवा कर ही रुखसत होती। सारे फंक्शन में वो खुद पे जहाँ बहुत सी नजरें महसूस कर रही थी, वहीं वो हारिस ज़याद की खुद पे गड़ी हुई नजरें भी महसूस कर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, वो अंगेज था, वो क्यों उसे देख रहा था। सब लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही थी, वो कितना हैंडसम है, लेकिन उसने हारिस ज़याद को इस तरह नहीं देखा था। रात उसे प्यास लगी तो वो नीचे आहिस्ता से चलती हुई आई, लेकिन किचन की लाइट चल रही थी। उसे लगा शायद हिरा की अम्मी या उसकी बहन होंगी, लेकिन वो वही था, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक लूज सी टी शर्ट पहने हुए। उसका सफेद रंग और भी नुमाया हो रहा था। वो हैंडसम था, वो मान गई थी, लेकिन उसे क्या। इतनी रात को शायद कॉफी बना रहा था। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि हारिस ने उसे देख लिया। अरे आप कॉफी लेंगी आप? टेस्ट करें कैसी बनी है। वैसे मैं खुद की बनाई हुई कॉफी किसी को देता नहीं हूँ। वो कहता उसकी तरफ कप बढ़ा रहा था। उसके बाजुओं के मसल्स वाजिया नजर आ रहे थे। होंठों पे वही मुस्कुराहट, आंखों में वही एहसासात। अगर आप किसी को नहीं देते तो मुझे क्यों दे रहे हैं? ये खास इनायत मुझ पे क्यों? कप नहीं थामा था उसने। उसने साफ बात करने का फैसला कर लिया था। वो एक कदम उसके नजदीक हुआ था, उसकी आंखों में देखता रहा कुछ देर। क्या आपको नहीं पता? जब बोला तो लहजा जज्बात की शिद्दत से बोझल था। आंखें उसकी साफ बता रही थी। वो डर गई थी उन जज्बात की शिद्दत से। वो शख्स शायद आंखों से बातें करने का हुनर जानता था। आपको शर्म आनी चाहिए, आप अंगेज्ड हैं, उसने कांपते हुए लहजे में कहा था। उसके होंठों से मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं ना होता। जज्बात एक बार फिर हावी हुए थे। बताएं, अगर मैं ना होता तो आपका जवाब क्या होता? वो नीचे फर्श को देखता बोला था, नफरत है मुझे आप जैसे लोगों से। वो इतने नफरत अंगेज लहजे में बोली कि वो साकित हो गया था। निचले होंठ को दांतों तले दबाए हुए हाथों का सख्ती से बींच रखा था उसने। शायद वो खुद को रोक रहा था किसी बात से। गजर उसकी सुर्ख होती आंखों को देखती रही। उसे उसकी इन बोलती नजरों से डर लगने लगा था। वो पीछे पलटी थी और दौड़ते हुए कमरे में बंद हो गई। पीछे वो काफी देर उसी तरह खड़ा रहा। क्या कभी वो अपनी पसंद का कुछ कर पाएगा? उस जिंदगी पे उसका कोई हक था भी या नहीं? लेकिन कुछ भी हो जाए, वो गजर को हासिल करके रहेगा, उसकी नफरत को खत्म करेगा। पीछे वो काफी देर उसी तरह खड़ा रहा। क्या कभी वो अपनी पसंद का कुछ कर पाएगा? उसकी जिंदगी पे उसका कोई हक था भी या नहीं? लेकिन कुछ भी हो जाए, वो गजल को हासिल करके रहेगा, उसकी नफरत को खत्म करके रहेगा। और फिर उसके बाद वो मजीद वहां नहीं रुका। वो उसी रात वापस चला आया था। उमैर उसे पूछता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जब उसे पता चला कि वो चला गया है तो उसके दिल को अफसोस तो हुआ, लेकिन खस कम जहां पाक। वो मुतमईन थी। शादी के बाद हिरा लंदन चली गई और वो वापस घर। लेकिन हारिस ने उसे अपना बैंक अकाउंट सेंड नहीं किया था। दानियाल भाई वापस चले गए थे, लेकिन अब की बार पापा पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हीं दिनों उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वहां उसका हारिस ज़याद से ठीक एक माह बाद सामना हुआ था।
जहाँ वो हैरान थी, तो दूसरी तरफ वो पहले जैसा ही था, वही जान लुटाती नजरें। लेकिन पहले से मुख्तलिफ था वो। दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो पहले से कमजोर लग रहा था। वो इस वक्त उसके ऑफिस में थी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था उन्हें स्ट्रेस नहीं देना। वो काफी देर से समझाता रहा बाबा की तबीयत के बारे में। आपकी फैमिली में कोई और नहीं है? उसने उसके घर में भी सिर्फ उसे ही देखा था। जी, मेरे भाई बिजनेस के लिए ऑस्ट्रेलिया होते हैं, इसलिए वो जरा यहाँ नहीं रह सकते। वो आहिस्ता से बता रही थी। आप ठीक हैं? वो उसे देख रहा था, काफी परेशान थी। खाना खाया आपने? वो इस कदर प्यार से पूछ रहा था। ये आपकी ड्यूज। वो इसके पैसे उसे वापस करती सीधी हुई थी। वो मुट्ठियां बींचता उस लिफाफे को देखता रहा। थैंक यू डॉक्टर। वो उठ के चली गई थी। वो क्यों इस तरह कर रही थी, वो नहीं समझ पा रहा था। हॉस्पिटल में ही बाबा हारिस को काफी पसंद करने लगे थे। डिस्चार्ज के वक्त वो हारिस जयाद को घर आने की दावत भी दे आए थे। और फिर 2 दिन बाद हारिस जयाद शाम की चाय पे उसके घर मौजूद था। चेहरा तरोताजा था। वो जीन्स शर्ट के ऊपर कोट पहने नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था, लेकिन गजर यूसुफ के लिए नहीं। वो बाबा के साथ बैठा बातें करता रहा। बाबा उसकी कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। और फिर वो कभी कभार आने लगा। तुम शादी कब कर रहे हो बरखुदार? एक दिन बाबा ने उससे पूछा, तो पास बैठी गजल की जान पे बनाई, क्योंकि हारिस ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा था। दोनों की नजरें मिली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, गजल बोल उठी थी। बाबा ये एंगेज्ड हैं, जब उन्होंने शादी करनी हुई कर लेंगे। असवन साहब के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। हारिस गला साफ करता बोला था, एक्चुअली बचपन से ही बाबा के शहीद होने के बाद हम मामू के घर शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ मेरी बात पक्की कर दी थी और बड़े होने पर हमारी मंगनी हो गई। अगरचे मैंने हमेशा आयशा को अपनी छोटी बहन की तरह ही देखा था, लेकिन अम्मी मामू के एहसानात की वजह से मजबूर थी, मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये मंगनी कर ली। वो ये बात गजल पे भी वाजिया करना चाहता था। वो पता नहीं क्यों उसे धोखाबाज समझ रही थी, उसे नफरत करती थी। तो अंगेज तो है ना आप, आपको अपने फैसलों में मुखलिस रहना चाहिए। एंड बाय द वे, शी इज नाइस गर्ल। गजल एक बार फिर बोली थी। वो नहीं चाहती थी बाबा उससे कोई बात करें। हारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसके जाने के बाद जब रात को वो बाबा को मेडिसिन देने आई तो वो कुछ खामोश थे। बाबा क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? वो परेशान हो गई थी। मुझे लगता है हारिस तुम्हें पसंद करता है। लड़का अच्छा है। मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। वो दूर देखते हुए बोले थे। बाबा उसकी एक मंगेतर है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो हैरान हुई थी। वो खुश नहीं है, उसकी मर्जी से नहीं हुई मंगनी। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। वो ये मंगनी खत्म कर देगा वैसे भी। वो अब भी खला में ही देखते बोले थे। बाबा क्या हो गया है आपको? उस लड़की का क्या कसूर जो उसके ख्वाब दिन रात सजाती होगी? मैंने देखा है उसे। उस बेचारी को तो पहले ही ये डर है कि हारिस उसे कहीं छोड़ ना दे। मैं क्यों एक लड़की की खुशियां छीन लूं? और रिश्ता उसकी माँ ने किया है। बाबा, हारिस एक नहीं, कितने लोगों के एहसासात से खेल रहा है। उसकी माँ को कैसे लगेगा? उस लड़की को, उस लड़की के बाप को। और आप भी उम्मीदें लगा रहे हैं। जरा सोचें कि अगर वो लड़की मैं होती तो क्या आप हारिस को अपनी बेटी को छोड़ने की इजाजत देते? नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। गजल, मैंने दुनिया देखी है मेरी बच्ची। ये लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और अगर हारिस उस लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा तो वो लड़की भी खुश नहीं रहेगी। इसलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। हो सकता है उसे कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। वो कभी उस लड़की से शादी नहीं करेगा, तुम देख लेना। अगर उसे वो लड़की पसंद होती तो वो तुम्हारी तरफ कभी मतवजा ना होता। वो एक असली और नस्ली मर्द का बच्चा है। मुझे वो लड़का पसंद है, तो मेरी खातिर उसे शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो नम लहजे में बोले थे। बाबा, अगर वो सिंगल होता तो मैं आपकी खातिर ये कर लेती, लेकिन एक लड़की का रिश्ता खत्म करवा के मैं उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होंगी। और मुझे आपसे एक बात करनी है। वो उसके चेहरे की तरफ देखे गए। बाबा, एक लड़का है, मुझे पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे बुला लूंगी। बाबा, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मेरा उससे कोई ताल्लुक कभी भी नहीं रखा।
उसने मुझसे कहा तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो 4 साल से लगातार मुझसे मोहब्बत करता है। वो डरते हुए बोल रही थी। वो हुसैन आरा की बेटी थी, लेकिन वो असमंद यूसुफ की बेटी भी तो थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था। ठीक है, उसे कल बुला लो। वो हार मान गए थे। वैसे भी दानियाल इस बार उन्हें गदर की जल्द से जल्द शादी करने को कहकर गया था। वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहता था। और फिर साद की फैमिली से मुलाकात असमंद यूसुफ ने सिर्फ गदर की खातिर की। उन्हें वो लोग पसंद नहीं आए, लेकिन दानियाल खान के जोर देने पर इस तरह गदर का रिश्ता तय हो गया। उसने हिरा को बताया तो वो भी चला उठी। उसे गदर का ये फैसला पसंद नहीं आया था। दानियाल भाई पाकिस्तान आए पहली बार उन्होंने गजर के साथ रवैया अच्छा रखा, लेकिन बाबा अब ज्यादातर खामोश रहने लगे थे। उन्होंने गजर की शादी की जिस तरह तैयारियां की वो बहुत खुश थी। आखिरकार उसने पहली बार बाई की मोहब्बत महसूस की थी। वो अपने इस फैसले पर इतनी खुश थी कि वो बाबा की खुशी और दानियाल खान और बाबा के दरमियान सर्द मेहरी को महसूस न कर सकी। वह पहली दफा साद के साथ मॉल आई थी, उसी मॉल जहां वो हारिस जयाद के साथ आ चुकी थी। वो इस वक्त ब्राइडल ड्रेस ले रही थी। जब किसी की नजरों की तपिश को महसूस करती वो पलटी, तो एक पल को वो डर ही गई। रीलिंग से टेक लगाए हारिस जयाद हाथ सीने पे बांधे फुर्सत से उसे देख रहा था। उसकी आंखों का जख्मीपन उसे दूर से ही नजर आ रहा था। कुछ देर वो उसे देखती रही, लेकिन वो टस से मस न हुआ। उसे डर लगने लगा था, हारिस जयाद से, उसके जज्बात की शिद्दत से। वो उस शॉप से बाहर निकल आई थी। साद भी उसके साथ ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन साद हर महंगी चीज को दूसरी महंगी चीज के लिए छोड़ रहा था। वो चीजों को प्राइस टैग देखकर खरीद रहा था, क्योंकि इन चीजों के लिए कार्ड दानियाल बाई ने दिया था। लेकिन वो फिर भी इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदना चाहती थी। लेकिन साद कहता था कि शादी एक बार होती है, और हर महंगी चीज को पसंद करता जा रहा था। दूर खड़ा हारिस देख रहा था। पता नहीं वो जा क्यों नहीं रहा था। आधी शॉपिंग गजल ने उठा रखी थी और आधी चीजें साद ने। वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे थे। साद के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन गजल के पास थी। साद गाड़ी निकाल रहा था और वो पार्किंग एरिया में खड़ी थी कि उसके हाथ से कुछ बैग नीचे गिरे। अगर वो उन्हें पकड़ने के लिए झुकती तो दूसरे हाथ वाली चीजें भी गिर जाती, लेकिन उससे पहले ही कोई आया और सारी चीजें इकट्ठी करता अपने एक हाथ में पकड़ चुका था, और फिर आगे होता उसके दूसरे हाथ से भी सारा सामान वो ले चुका था। क्या बदतमीजी है ये, वो चीखी थी। ये है वो जिसे आप शादी कर रही हैं? वो नजरअंदाज करता बोला था। जी हाँ। आपको कोई एतराज? वो चुपते लहजे में बोली थी। डर था कहीं साथ देख ना ले। मेरे एतराज की आपको परवाह होती तो आप उसके साथ नहीं, मेरे साथ होती। वो उसकी आंखों में देखता बोला था। वो लाजवाब हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। सामने से साथ चलता उस तक आया था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आते ही अखड़ लहजे में बोला था। मैं ऐसे लहजों का आदी नहीं हूँ। और ये सवाल खुद से करो। जब आप किसी लड़की को सामान पकड़ने वाली ट्रॉली समझकर सामान पकड़ाएंगे, तो कोई भी दूसरा मदद को तो आ ही सकता है। वह साद के सामने खड़ा उसकी आंखों में देखता बोला था। उसका कद साद से ज्यादा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साद गुस्से में आता बोला था। साद प्लीज गुस्सा नहीं करो, चलते हैं। गदा जल्दी से साद का बाजू पकड़े बोली थी। हारिस ने एक नजर गजल के हाथ में उसके बाजू को देखा था। एक जख्मी मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई थी। ये लड़की उसे हर पल अजियत दे रही थी। मर्द वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभालता है, ना कि दूसरे मर्दों पे भौंकता है। वह साथ की तरफ देखता बोला था। अपने ग्लासेस आंखों पे लगाता वह मुड़ा था कि पलटा और बोला, शादी मुबारक। आई विश आप खुश रहें। वो स्याह ग्लासेस लगाए हुए थे, लेकिन गजल को उसकी आंखों की सुर्खी नजर आ रही थी, जैसे वो जब्त कर रहा हो। और फिर गजल यूसुफ को कभी वो नहीं दिखा। ये उसकी और हारिस जयाद की आखिरी मुलाकात थी। दानियाल भाई उसके लिए घर खरीद रहे थे नई सोसाइटी में। 10 मरले का स्मार्ट सा 2 मंजिला घर वो उसे गिफ्ट कर रहे थे। वो दानियाल भाई की मोहब्बत पे शाद थी, लेकिन उसकी शादी से 2 दिन पहले रात को वो उठी तो उसे बाबा के कमरे से बाबा की आवाज गूंजती हुई सुनी। बाबा को उसने कभी इस तरह बात करते नहीं सुना था। किससे पूछ के तुम ये फैसला करते फिरते हो? जब मैंने कहा था कि ये घर मैं गजल के नाम कर दूंगा, ये घर उसे जहेज में दूंगा,
तो तुमने ये घर गिरवी क्यों रखवाया? बाबा की आवाज गूंजी थी। बाबा, मुझे जरूरत थी इसलिए गिरवी रखवा दिया। कारोबार में ऐसे मसले मसाइल होते हैं और मैंने उसे नया घर लेकर दिया है, फर्निश्ड भी करवा दिया है। जितनी चाहिए उसने शॉपिंग की, मैंने 1 रुपए का हिसाब नहीं मांगा। ये दानियाल बाई थे, वो शॉक्ड हुई थी। वो क्या कह रहे थे? वो बहन है तुम्हारी। अगर तुम्हारे पास इतने पैसों की कमी थी तो मुझसे कह देते। मेरी बेटी जितने की चाहे शॉपिंग करे, जो भी करे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मुझे उस घर के पेपर्स ला कर दो। मेरे घर उसे दूंगा। बाबा दो टोक लहजे में बोले थे। बाबा, मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो लालची से लोग हैं। मैं ये घर किसी सूरत उनको नहीं दूंगा। मुझे अपना खानदान, अपनी मेहनत से खड़ा किया कारोबार बहुत अजीज है। मैंने उसे जितना देना था दे दिया। वह सीढ़ियों पे डरी हुई बैठ गई थी। दानियाल बाबा दाढ़े थे। ये कारोबार मैंने बनाया है, इसमें तुम दोनों का बराबर का हक है। 30% शेयर्स और ये घर मैं अपनी बेटी को दूंगा। ये कारोबार आपका होगा जरूर बाबा हजूर, लेकिन याद रखें, इस कारोबार को मैं ना संभालता तो कब का खत्म हो जाता। कितनी दफा मैंने कंपनी को, कारोबार को बचाया अपनी जहानत से, और ये घर जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, मेरी यादें गुजरी, मैं ये किसी सूरत नहीं दूंगा। उसको जितना दिया है उसका इतना ही हिस्सा है। उसने उस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं डाला। दानियाल भाई उससे इतनी नफरत करते थे, वो बेसाख्ता रो दी थी। ये सब मेरी बेटी की किस्मत का है। उसके पैदा होने पर मैंने ये कारोबार ये सोचकर पैसा लगाया कि मेरी बेटी का मुकद्दर है, और आज दानियाल भाई ने उनकी बात काटते हुए बोले थे। उसकी किस्मत नहीं है, ये मेरी मेहनत का सिला है बाबा। आप क्यों, आपको अपना बेटा नजर नहीं आता? पहले वो 2 टके की औरत और अब उसकी बेटी। दानियाल बाई की बात पूरी होने से पहले ही बाबा का हाथ उठा था और वो भी डर गई थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दानियाल बाई बाहर निकले थे और कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई थी। वो मरे हुए कदमों से अंदर आई। बाबा कुर्सी पे बैठे अपने हाथ को देख रहे थे। बाबा, वो रोते हुए उनके पास फर्श पे बैठ गई। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह नहीं दे सका, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। वो फूट कर रो दिए थे। उसने पहली दफा बाबा को रोते हुए देखा था। उस रात वो दोनों बाप बेटी रोए थे। उस दिन उस पे आश्कार हो गया था कि उसका वाहिद रिश्ता, सहारा उसके बाबा थे। उस दिन उसे समझ आया था कि वो क्यों इतने फिक्रमंद थे उसके लिए। हीरा उसकी शादी पे नहीं आई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, और इस हालत में वो सफर नहीं कर सकती थी। उसकी शादी पे दानियाल बाई की फैमिली भी नहीं आई थी, सिर्फ दानियाल बाई थे। और फिर गदर यूसुफ शादी करके साल अजीज की जिंदगी में शामिल हो गई और बाबा को छोड़कर आ बसी। रुखसती के वक्त बाबा ने साद के आगे हाथ जोड़कर उसका ख्याल रखने की दरख्वास्त की थी, और इस तरह गदर यूसुफ सब कुछ बोलकर जिंदगी में मसरूफ हो गई। साद अजीज के हमरा जिंदगी अच्छी लग रही थी उसे। साद के साथ शादी करके बज़ाहिर तो वो खुश थी। दानियाल बाई ने जो घर दिया था और साद की फैमिली भी उस घर में शिफ्ट हो गई थी। उसे साद की माँ के रूप में अपनी माँ मिल जाती तो वो खुश थी। वो जब भी बाबा से मिलने आती, बाबा उसे खुश देखकर खुश होते। वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दानियाल बाई उनके कागजात बनवा रहे थे शादी के बाद। लेकिन साद के अंदर पहले जैसी मोहब्बत उसे नजर नहीं आती थी। अक्सर उसकी नंद उसे बातों बातों में कहती, अभी सिर्फ एक घर तो नहीं, और भी तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, है ना? वह साथ से बात करती तो वो टाल जाता। वो हनीमून के लिए बाहर जाने से पहले बाबा से मिलने गई तो वो बहुत कमजोर से लगे। वो हनीमून का प्लान कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। वो एक रोज सो के उठी तो साद ने उसे बताया कि उसके बाबा हॉस्पिटल में हैं। वो तो फौरन वापस जाना चाहती थी, लेकिन साद ने तो जाने से रोक दिया। ये कह करके वो ठीक है, बस मामूली चेकअप करवाना है उन्होंने। उसे हीरा भी अक्सर कॉल्स करती, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत सोने लगी थी। शादी के बाद सारी रात वो सोती रहती और सारा दिन भी कभी कभार तो सोती ही रहती। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ रहे थे, जिस्म हर वक्त दर्द करता रहता। और फिर जिस दिन वो पाकिस्तान वापस आई, उस दिन उसके बाप को दुनिया से गुजरे 3 दिन हो चुके थे। साद ने उसे कुछ नहीं बताया था।
रोती हुई घर गई तो आगे दानियाल बाई के गले रख कर रोना चाहा तो उनकी सर्द महरी उसकी जान निकाल गई। अब क्या लेने आई हो? तब तुम्हें कितने फोन किए, बाबा तुमसे मिलने को तड़पते रहे और तुम वहां मेरे पैसे पे अय्याशी करती रही। पूछो जाके अपने शोहर से, कितनी बार मैंने फोन किया, कितनी बार पैसे बचे, मगर तुम्हें कोई परवाह होती तो आती। जैसी माँ वैसी बेटी। अल्फाज थे कि क्या। वो वापस पलट आई थी। आते ही वो साथ का गिरेबान पकड़कर खड़ी थी। मैं क्या करता? तुम ठीक नहीं थी, सो रही होती थी, कैसे बताता? मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी। और तुमने बाई से पैसे क्यों लिए? वो चीख कर बोली थी। टिकट के लिए। पैसे खत्म हो गए थे तो क्या हुआ अगर मांग लिए? इतना पैसा है उसके पास, उससे अपना हिस्सा मांगो। उस दिन साद का उसने एक नया रूप देखा था और फिर ये अक्सर होने लगा। साद उससे अब बात नहीं करता था। वो हर वक्त उसे अपना हिस्सा मांगने को बोलता। उसकी माँ और बहन अक्सर उसे मारती। वो नाजुक सी लड़की कहाँ ऐसे रवैयों की आदी थी। बहुत तंग आकर उसने बाई को फोन किया, लेकिन फोन जरमीना भाभी ने उठाया। कहो क्या बात है? वो अकताए हुए लहजे में बोली। बाई से बात करनी है। वो दो टोक बोली। कौन सा बाई? जरमीना खान उसे कभी पसंद नहीं करती थी। मेरा बाई, दानियाल बाई से बात करवाएं। वो अपने आप पे काबू करती बोली थी। दानियाल यूसुफ खान के पोते हैं, असली वारिस। और तुम क्या हो? वो फनकारी थी। मैं भी उसी यूसुफ खान की पोती हूँ भाभी। असफन खान की बेटी और दानियाल बाई की सगी बहन हूँ मैं। वो भी आखिर को थी तो असफन यूसुफ की बेटी। किससे मालूम तुम असफद खान की औलाद हो या हुसैन आरा के किसी मास्टर की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार था। लहजे में उसकी वो इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन में मुब्तला था। वो गुस्से में उसे सेक्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। दोबारा फोन न करना, दानियाल का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फोन बंद कर दिया। और फिर गजा यूसुफ ने जिंदगी का एक नया रूप देखा। ये राज उस दिन आश्कार हुआ जब साद की अम्मी की अलमारी वो सेट कर रही थी। वहां साद की रिपोर्ट्स देखकर उसके सर पे जैसे आसमान गिरा था। सब जानते हुए भी साद ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उस दिन वो रोई थी, चीखी थी, जिसमें साद की माँ और बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उस दिन उस पर यह राज भी खुला कि शादी के पहले दिन से साद अपनी नामर्दगी छुपाने के लिए उसको नशे की दवाओं पे लगा रखा था। ये सब जो उसके साथ हो रहा था, ये गलत था। ये मियाँ बीवी के रिश्ते के नाम पे धोखा था। निकाह एक पाक रिश्ता था और साद इस रिश्ते को खराब कर रहा था। निकाह का मकसद ही हलाल ताल्लुकात थे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, इसे शादी नहीं कहते। ये गलत है, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। वो हिम्मत करके साद से कह गई थी। ये जो तुम मेरे बेटे को लेक्चर दे रही है, क्या तुझे नहीं पता कि अच्छी बीवियां कमरे की बात कमरे से बाहर नहीं आने देती? मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। ये उसकी सास थी जो अंदर आती बोली थी। मियाँ बीवी? वो तंजिया हंसी थी। पहले मियाँ बीवी का रिश्ता तो कायम हो, रिश्ता होगा तो पर्दा होगा। और जो गलत है मैं उसे क्यों छुपाऊं? मेरी जिंदगी खराब करती है। वो चीखी थी। असफंद यूसुफ खान की बेटी थी वो। डरना नहीं सीखा था उसने। गलत को गलत कहना जानती थी वो। चुप, एक और लफ्ज नहीं। साथ दाड़ा था। अम्मी सही कह रही हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं। तुम्हें तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ के साथ कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? कौन सी बेहुदा बात की है, बताओ। क्या निकाह का मतलब जायज ताल्लुकात नहीं? सिर्फ साथ रहना शादी नहीं होती। निकाह एक दूसरे से सुकून हासिल करना, औलाद की कोशिश, जिंदगी भर का साथ है। निकाह एक सवाब है। जो तुम कर रहे हो ये निकाह में नहीं आता। और मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया है, सब बताया है। मैं अपने दीन से भी वाकिफ हूँ और दुनियावी तालीम से भी। कोई भेड़ बकरी मत समझना। वो गुस्से में जज्बाती हो रही थी। होती भी क्यों ना, बात ही ऐसी थी। जिस शख्स के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वो क्या निकला था। उस रात साद ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था और उस रात पहली दफा साद ने उसके जिस्म के साथ एक गंदा खेल खेला था।
وہ چیختی چلاتی رہی لیکن وہ ایک کے بعد ایک چیزیں اس کی ٹانگوں کے درمیان نازک حصے میں داخل کرتا رہا۔ وہ تڑپتی رہی۔ اس کی ٹانگوں پہ خون کی لکیریں تھیں جو یقیناً اس کے حساس حصے سے نکل رہا تھا۔ اور پھر وہ جب بھی اسے طلاق لینے کا کہتی، سعد کی ماں بہن اسے بہت مارتی اور رات میں سعد اس کے جسم کے نازک حصوں پر ظلم کرتا۔ کئی بار اس نے دانیال بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کبھی نہ ہو سکا۔ سعد اس کا فون ضبط کر چکا تھا اور پھر آہستہ آہستہ غدر یوسف مر گئے۔ وہ زندہ دل لڑکی مر گئی۔ وہ سب بھول گئی تھی، سب رشتے، سب دوست، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول گئی۔ اس نے محسوس کیا تھا سعد کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اکثر وہ روتا رہتا اس کے پاؤں پکڑ کر کہ وہ اسے چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ وہ سعد کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہتی تھی لیکن یہاں بھی سعد کی ماں ایک بڑا چیلنج تھی۔ ایک دن اس نے رات کو اس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ ہچکچایا اور پھر وہ سب بتاتا گیا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، تب مجھے کچھ لڑکے تنگ کرتے تھے۔ میں ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور میں گر گیا۔ اتنا خون بہا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھا۔ تب جان بچ گئی تھی اور بڑے ہونے پہ مجھے احساس ہوا میں اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہیں کیا جو میں نے چاہا۔ میں نے سوچا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، تم بس میرے ساتھ رہنا۔ وہ احساس کمتری کا شکار تھا۔ اسے اپنے اکیلے رہ جانے کا خوف تھا۔ اس نے بھی سعد کی طرح سوچا شاید وہ ٹھیک ہو جائے، اور پھر اس نے سعد کی ہر بات ماننا شروع کر دی۔ صرف یہی راستہ تھا سعد کو نارمل رکھنے کا۔ جب وہ غصے میں آتا تو اس کے ساتھ ظلم کرتا، اتنا ظلم کہ وہ سب بھول جاتی۔ سعد جسمانی اور ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں غدر یوسف کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں اس اذیت کو سہ رہی تھی؟ ہر بار وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرتا اور پھر روتا، اس سے محبت کے دعوے کرتا۔ اسے سعد عزیز کی اس محبت سے، اس جنون سے وحشت ہوتی تھی اکثر۔